नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी पिछले ही महीने मई के महीने में लोग ये कह रहे थे कि अगर 4 जून को मोदी जी प्रचंड बहुमत लेकर आए तो सबसे पहले लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर देंगे। लेकिन 4 जून को मोदी जी 400 की जगह 240 पर अटक गए और उसी दिन से योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। और 4 जून के बाद योगी का हर फैसला एवरी डिसीजन मोदी जी और अमित शाह के होश उड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर गुजरात की एक बड़ी कंपनी जिसको उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेके मिल रहे थे, उस कंपनी को योगी आदित्यनाथ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और गुजरात लॉबी देखती रही। कई और गुजराती कंपनियां जो बनारस से लेकर लखनऊ तक में काम कर रही हैं अब योगी के रडार पर है। अब योगी का आज का ही एक फैसला देख लीजिए। योगी ने अपने सबसे चहेते अफसर, अपने सबसे करीबी भरोसेमंद अफसर जो उनके आंख और कान कहे जाते हैं, मनोज कुमार सिंह, उनको यूपी की सबसे ऊंची कुर्सी, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठा दिया, जहां पर मोदी और शाह के आदमी बैठे हुए थे अब तक पिछले कई सालों से। यानी मोदी के व्यक्ति, मोदी के अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा आउट हो गए और योगी के जो चहेते अफसर थे मनोज कुमार सिंह, ये विराजमान हो गए सबसे बड़ी कुर्सी पर। अब इस फैसले को लेकर दिल्ली सच में हिली हुई है। अब दोस्तों, बात सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, कोई भी अधिकारी हो, बिना योगी के मर्जी के किसी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दम लगा ले या कोई और मंत्री दम लगा दे, योगी के बगैर किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो सकती। सारा जो सिस्टम है वो योगी के हाथ में है और ये सिस्टम बड़ी तेजी से 4 जून के बाद योगी के हाथ में आया है। मिसाल के तौर पर हर बड़े फैसले, जो भी फैसले हो रहे हैं पॉलिसी के लेवल पे, वो अब योगी कर रहे हैं। और जब वो मीटिंग में जाते हैं तो अधिकारी योगी को देख के घबराते हैं। ये जलवा है 4 जून के बाद। यही नहीं है, बीजेपी की जो मीटिंग है वो योगी खुद ले रहे हैं अपने घर पर। और लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं, सुना जा रहा है कि जो बाई इलेक्शंस होने, विधानसभा के जो बड़े इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शंस होने 10 सीटों पर, उसकी कमान भी अब योगी के ही हाथ में होगी। जी हाँ, योगी के हाथ में ही सब कुछ है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का, जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि अमित शाह जिस आदमी के पर कतरने चले थे, वही आदमी आज अमित शाह और उनके बॉस मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर शाह आज योगी हैं। और लोग कह रहे हैं कि मौके की नज़ाकत देख के, जिस तरह से अमित शाह और मोदी फंसे हुए हैं, नीतीश में, नायडू में, मजबूत विपक्ष में, बीजेपी की बगावत में, आरएसएस के प्रेशर में, मौके की नज़ाकत देख के फिलहाल अमित शाह यानी गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं योगी के आगे झुक गई है। अब दोस्तों, ये बात एकदम सच है कि योगी जी की जो बढ़ती ताकत है, जिस तरह से 4 जून के बाद अचानक योगी का कद बढ़ गया, ताकत बढ़ गई, इससे अमित शाह के लॉबी के जो लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो क्लोज ब्यूरोक्रेट्स हैं जो लखनऊ में हैं, बड़े बेचैन हैं। उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि अब होगा क्या आगे। अब यहीं से एक सवाल उठता है कि योगी और अमित शाह के बीच ये जो शीत युद्ध चलता चला रहा है पिछले कुछ बरसों से, ये जो शीत युद्ध है जहां पर्दे के पीछे तलवारें खिंची हुई हैं दोनों खेमों में, जिसने सत्यानाश कर दिया बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। कहां बीजेपी 75 का ख्वाब दिख रही थी, 33 पे आ गई। ये जो शीत युद्ध है, क्या अब ये रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, या ये शीत युद्ध और तेज होगा पर्दे के पीछे? और अगर ये शीत युद्ध तेज होता है, घमासान बढ़ती है कुछ महीने बाद, फिर उत्तर प्रदेश में होगा क्या बीजेपी को झटका दे जाएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? होगा क्या उत्तर प्रदेश में? और खासकर अमित शाह, जिनको समझ नहीं आ रहा कि योगी को अब डील कैसे करें, एक ताकतवर योगी को, क्योंकि अमित शाह खुद कमजोर है।
तो होने क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये जो शाह वर्सेस योगी है, इसका फॉलोआउट क्या होगा, क्या होगा इसमें आगे? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है, और हिंदुस्तान की सियासत पर ये सवाल कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव रहेगा। दो खास मेहमान हैं, और एक साहब हैं के मलिक, जो उत्तर प्रदेश पर बड़ी नज़र रखते हैं, 30-32 साल का तजुर्बा है पत्रकारिता का। और हमारे साथ कई दिन के बाद आज प्रोफेसर रविकांत साहब जुड़ेंगे, लखनऊ में हैं, योगी के घर से कुछ दूर रविकांत साहब का घर है, और बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, खुलकर बोलते हैं कैमरे पर। जी हाँ, तो रविकांत जी को सुनिए, मलिक साहब को सुनिए, उस तस्वीर को और सिचुएशन को समझिए जहाँ पर्दे के पीछे एक बड़ा शीत युद्ध लड़ा जा रहा है, शाह वर्सेस योगी। पहला सवाल मैं प्रोफेसर रविकांत जी से कर रहा हूँ। रविकांत जी, 4 जून के बाद योगी हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जितने भी आदमी मोदी जी के थे, अमित शाह के थे, एक एक करके सबको किनारे किया जा रहा है। और आज तो उन्होंने कमाल कर दिया, जो चीफ सेक्रेटरी थे अमित शाह के, मोदी जी के, जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा था, आज जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ, योगी ने अपने सबसे खास आदमी, जिसे योगी की छाया कहते हैं, योगी की नजरें कहते हैं, नाक कान आंख कहते हैं, मनोज सिंह को बैठा दिया उन्होंने। खलबली मची है अमित शाह की लॉबी में, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कई मंत्रियों की भी छुट्टी कर सकते हैं। तो ये जो योगी अचानक ताकतवर हुए हैं, डॉक्टर साहब, खेल क्या है ये? दीपक जी, आप योगी जी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कह सकते हैं। आज गुजराती लॉबी का जो साया उनके ऊपर मंडरा रहा था, उससे उन्होंने मुक्त कर लिया अपने आप। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बराबर जिक्र कर रहे थे, और निष्कर्ष यही था कि यहाँ पर जो बीजेपी शिकस्त खाने जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ नहीं। और एक नारा लग रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि अगर योगी को बचाना है तो फिर मोदी को हराना है। ये 2-3 चीजें ऐसी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को 33 पे आकर के रोक दिया। उत्तर प्रदेश की जो हार है, भले ही उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी जी के हाथ में हो, लेकिन सारे प्रत्याशियों के चयन से लेकर के रणनीति तक वो गुजराती लॉबी तय कर रही थी। और इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार मोदी और शाह की हार है, योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है। और वहीं से योगी जी का एक तरह से आप ये कहें कि स्वतंत्र होने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही थी। इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, हिंदू युवा वाहिनी की बैठक भी हुई। तो योगी जी अब अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, और ये जो आज का घटनाक्रम है वो उस पर सीधे तौर पर मोहर लगाता है कि अब योगी जी किसी भी तरीके से दबने और झुकने वाले नहीं है। एक सवाल जो मैं आखिर में डॉक्टर साहब पूछता, मुझे लगा कि शुरू में पूछ लूं और एक छोटा सा जवाब ले लूं और फिर मलिक साहब के पास जाऊं। क्या अब हम माने कि योगी साहब की कुर्सी अब जाने वाली नहीं है? अब योगी को कुर्सी से हटाना अमित शाह और मोदी के लिए हिमालय पहाड़ जैसा काम है। हाँ, निश्चित रूप से अब हटाना तो असंभव लग रहा है। कोई और रणनीति हो तो मैं नहीं कह सकता। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का विभाजन ही कर दिया जाए तो वो एक अलग रणनीति हो जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अब हटाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। चलिए खैर, एक बड़ी बात है, योगी की ताकत बड़ी है और मुझे लगता है कि अदावत कम नहीं होती। और मेरा सवाल मलिक साहब से यही है, मलिक साहब, क्या अमित शाह और योगी, इनके बीच की जो कोल्ड वार है, जिसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी को उसका इनसाइट है, अंदर की खबर है, तो वो केपी मलिक को ही है। क्या योगी और अमित शाह के बीच में ये जो शीत युद्ध है, पर्दे के पीछे जो तलवारें खींची हुई हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का सत्यानाश हुआ, क्या ये शीत युद्ध रुकेगा, सीज फायर हो जाएगा, या फिर ये शीत युद्ध और तेज होगा?
इसमें दीपक जी ये है कि जो दिल्ली से युद्ध चल रहा था और दिल्ली से तीर छोड़े जा रहे थे, दिल्ली पीछे हट गई है और अच्छा। दिल्ली कहीं न कहीं मान चुकी है कि हम ये लखनऊ वाला किला नहीं जीत सकते और उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस हटा लिया है। इसमें अभी आपको ये तो एक पहली घटना आपने देखी है। अभी आपको इस प्रकार की कई घटनाएँ दिखेंगी। अगर आपने पिछले हफ्ते कुछ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए कि गुजरात की एक कंपनी पे सीधे-सीधे बैन लगाया था, उसको ब्लैक जी लिस्ट हाँ, अपने योगी जी राज्य ने। में किया था। अभी कई और कंपनियां हैं जिन पे ओहो। कहा गया है, कई कंपनियां हैं कि जिनको यूपी में ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और फिर एफआईआर भी होंगी। अच्छा जी। अगर दिल्ली पीछे नहीं हटता है तो उस पे बड़ा एक्शन आप देखेंगे। तो आज का जो घटनाक्रम है, जिस प्रकार से आपने देखा कि नया चीफ सेक्रेटरी आए हैं और उन्होंने चार्ज भी ले लिया है और जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे, जो सोच रहे थे कि हमें बहुत जल्दी एक और विस्तार मिलेगा, फोटो भी उनकी प्रचारित हुई थी गुलदस्ता देते हुए, आपको याद होगा। तो जी। कहीं न कहीं वो बैकफुट पे आ गई है दिल्ली और बाबा का जो गदा था, उसमें थोड़ी मजबूती आ गई है और वो मजबूती वाली जो गदा है, वो घूमेगी और अभी 2 बड़े विकेट आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, जिनको आप डिप्टी सीएम के नाम से जानते हैं। अरे बाप रे क्योंकि बाप, आप चर्चा तो एकदम। चर्चा ये भी है कि जो ये एक पावर हाउस के 3 पावर हाउस बने हुए हैं और पावर जो है दिल्ली से इधर दी गई है, दोनों डिप्टी सीएम को और नुकसान जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं न कहीं उसको भी ज़िम्मेदार माना जा रहा है। एक बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि जो गुजरात की कंपनियां, गुजरात लॉबी की जो कंपनियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, बड़े ठेके हों, चाहे क्वेश्चन पेपर छापना हो, चाहे कुछ करना हो, हर तरह के धंधे में जो गुजराती कंपनियां लगी थी, जिसमें से एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया योगी जी ने। आप कह रहे हैं कि अभी और गुजरात कंपनियों पे गाज गिरेगी, यानी उत्तर प्रदेश के जो बड़े व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, उनका जो हक मार रहे हैं ये गुजराती कंपनियां, क्या अब इन सबको भगाया जाएगा यहां से, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर आप थोड़ी नज़र मारेंगे, नोएडा, बनारस, अयोध्या पे थोड़ा नज़र मारेंगे तो आप कंपनी के भी आस-पास पहुँच जाएँगे और वो कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। उसमें कंपनियां भी फंसेंगी और तार भी जुड़ेंगे ऊपर तक, तो उससे बचने के लिए दिल्ली ने कदम पीछे खींचे हैं। एक चीज प्रोफेसर साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से मलिक साहब कह रहे हैं कि अमित शाह जो हैं हारे हुए भी हैं, पराजित भी हैं, क्योंकि 240 पे आ गए, बात कर रहे थे 400 पार की, तो थोड़ा सा घायल भी हैं, थोड़ा सा पराजित भी हैं, कमजोर भी हुए हैं अमित शाह और मोदी। इनका ये कहना है कि अभी योगी को चुनौती देने की स्थिति में अमित शाह नहीं है। आपको लगता है कि क्या आरएसएस और जो बाकी नेता हैं बीजेपी के, जैसे नितिन गडकरी हुए या और लॉबी है, वसुंधरा राजे हैं, या इवन शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लीजिए, जो मोदी शाह से बहुत खुश नहीं है, तो जो लोग मोदी शाह से खुश नहीं हैं या फिर आरएसएस जो मोदी के पैतरेबाजी से खुश नहीं है, क्या ये लोग योगी को आगे कर रहे हैं कि योगी जी आप आगे बढ़िए तलवार लेके और ये गुजरात लॉबी को हटाइए यहां से? क्या ऐसा तो नहीं है कि योगी को आगे किया जा रहा है? और क्या अगर योगी आगे बढ़ते हैं तो अमित शाह को पीछे खिसकना होगा, अमित शाह को बैकफुट पे आना पड़ेगा? निश्चित रूप से दीपक जी, जो आपने कहा कि क्या ये लॉबी आगे कर रही है, और ये क्वालिटी भी है योगी आदित्यनाथ में कि वो हमेशा ऑफेंसिव खेलते हैं किसी भी इशू पर। जो हिंदुत्व की एक ब्रांड छवि थी, आक्रामक हिंदुत्व की, वो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ, उनके बुलडोजर से लेकर के और एनकाउंटर से लेकर के त्योहारों पर जिस तरह के बातें वो करते हैं, तो आज की तारीख में हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा वो है। और ऐसे में नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वो चाहेंगे कि हम योगी आदित्यनाथ को आगे करके इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ें, और योगी इसके लिए तैयार भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो तैयार हैं। उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहां से राजनीति दिल्ली की तय होती है।
तो वो खुद भी तैयार हैं, लेकिन गडकरी हो या ये लोग हों, वो दिल्ली की राजनीति को बैलेंस करने में, योगी जी रहेंगे फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन अगर कुछ दिल्ली गड़बड़ करती है तो फिर वहां खेल ये लोग करेंगे। मतलब रणनीतिक रूप से गडकरी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, वो रहेंगे सक्रिय और फ्रंट फुट पर खेलेंगे आपके योगी आदित्यनाथ। ये स्ट्रेटजी है और यही वजह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपने पैर खींचे हैं, क्योंकि अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं है। अगर अकेले योगी जी होते तो शायद गुजराती लॉबी मोर्चा लेती और थोड़ा वक्त का इंतजार करके उसके बाद क्लीन बोल्ड करती। लेकिन मसला ये है कि यहां पर योगी अकेले नहीं है, योगी के पीछे जो अदृश्य लॉबी है वो ताक में है, मौके की ताक में, कि कहीं अगर गड़बड़ हो, मतलब हिट विकेट हो अगर नरेंद्र मोदी, तो फिर वहां से हटा करके गडकरी जी पहुंचे। ये जो पूरी स्ट्रेटजी है, उस वजह से गुजराती लॉबी इस समय वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, साइलेंट मोड पर है, क्योंकि उसके लिए दो नीतीश कुमार और नायडू जी भी हैं, उनको भी संभाले रखना है। इसलिए फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में और जो एंटी लॉबी है उसको नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए जो आपने कहा ना कि अमित शाह क्या नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। आज की तारीख में तो कोई भी ना गुंजाइश है और ना ही ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं कि वो ये कर सके। जी, मतलब आपने एक चीज क्लियर कर दी कि अब गुंजाइश ही नहीं, जिस तरह से चक्रव्यूह में मोदी और शाह दिल्ली में फंस गए। मलिक साहब, आप तो दिल्ली भी देखते हैं, लोकसभा भी देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई मोदी और शाह फंसे हुए हैं दिल्ली में? उनके सर्वाइवल का सवाल है कि पता नहीं 5 साल मोदी पूरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बीच रास्ते में कहीं नीतीश कुमार छोड़ के जा सकते हैं, या फिर नायडू बाबू को नया पैतरा ले सकते हैं साल भर के बाद, अगर उनको फंड्स नहीं मिले, पैसा नहीं मिला। क्या आपको ये लगता है कि मोदी एक बहुत कमजोर स्थिति में है, उनकी सरकार की कोई गारंटी नहीं है इस वक्त? देखिए, मैं दीपक जी 2 बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है और हम कहते भी हैं कि जब आपका समय खराब आता है तो ऊँट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। आज ये बताइए, ये जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की घटना हो, चाहे पुल गिरने की घटना हो, इसमें मोदी जी का फिलहाल तो कोई दोष है नहीं। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में चीजें हुई, मोदी जी की गारंटी की मोहर सब जगह लगी हुई है। आपकी मोहर जो है वो टूट रही है 2 साल में। ये आप बताइए, 160 साल पुराना पुल है दिल्ली, और जो दिल्ली में यमुना पे बना हुआ है, अंग्रेजों ने 100 साल की मियाद रखी थी, वो टूट ही नहीं रहा है, 160 साल पुराना। और आपका जो है 2 साल पुल नहीं चल रहा है। एयरपोर्ट जिसका आप दम भरते थे, प्रगति मैदान की आपने टनल बनाई थी, जो ऐतिहासिक टनल थी जहां G20 हुआ था। खैर, ये प्राकृतिक घटनाएं भी उनको लेकर डूब रही हैं। जिस प्रकार से पर्चे लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से युवा आपसे नाराज है, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो आपको घेर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और बाहर के लोग जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, तो वो बाबा वाले गदा वाले जो है बाबा, उन्होंने घंटी बांध दी गले में। ये जो आज घंटी बंधी है, इसको आप छोटी घंटी मत समझिए, ऐसी घंटियां और बंधेंगी अभी, और इन घंटियों में से आवाज निकलनी शुरू होगी। मुझे इंतजार उस बात का है जो मैं हमेशा कहता हूं कि परसों मंगलवार है, मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की संसद दल की मीटिंग होती है। हाउस के दौरान, जब हाउस चलता तब तो होती ही होती है। क्या इस मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग होगी? और उस मीटिंग में क्या होगा, हमें उसका इंतजार है। और चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, दूसरे नंबर पे है। मेरे लिए पहले नंबर पे भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग है, क्योंकि बाबा ने घंटी बांध दी है। अब दूसरी घंटी कौन दिल्ली में बांधेगा, उसका इंतजार करिए, और वो घंटी बंधेगी बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं जी। लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर साहब, आपको लगता है, जैसा कि मलिक साहब बता रहे हैं, कि मोदी और शाह दिल्ली में उलझ गए हैं, 5 साल वो सरकार चला पाएंगे दिल्ली में मोदी? इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बीजेपी में धीरे धीरे योगी एक नया पावर सेंटर इमर्ज हो रहे हैं, और ये जो गुजरात लॉबी है, इस पर योगी आज की तारीख में भारी पड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ होगा उसमें मोदी और शाह का उतना रोल नहीं होगा, जितने भी फैसले होंगे सारा उत्तर प्रदेश का सिस्टम अब योगी के हाथ में आ चुका है?
उत्तर प्रदेश का तो मोर्चा अब योगी जी ने संभाल लिया है और उसका बहुत जल्दी आपको उदाहरण भी सामने मिलेगा। ये 10-11 शायद विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें कैंडिडेट के चयन से लेकर के पूरा कैंपेन तक की जिम्मेदारी योगी जी के कंधों पर होगी और योगी जी की कोशिश होगी कि यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा दे। अगर ये रिजल्ट योगी जी के पक्ष में आता है और उपचुनाव में होता ही यही है कि सत्ता पक्ष का प्रत्याशी ही आमतौर पर चुनाव जीतता है और योगी आदित्यनाथ जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, प्रशासन अब जैसे आज का ही जो डिसीजन है उसमें उनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी ये आप देखेंगे इन चुनावों में। ये रिजल्ट योगी जी के पक्ष में रहता है तो डेफिनेटली जो दिल्ली या गुजराती लॉबी है वो और ज्यादा कमजोर होगी और योगी आदित्यनाथ का ब्रांड और मजबूत होगा। तो जी। इस समय गुजराती लॉबी 3 तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ तो नायडू और नीतीश है, दूसरी तरफ नागपुर में बैठे हुए नितिन गडकरी है और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ है। और अगर मैं चौथा सेंटर अगर विपक्ष को मान लूं, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, तो ये 4 तरफ से मथा जा रहा है। अब यहां पर ये 2 लोग कैसे संभाल पाएंगे, इसी में राइज करने का मौका योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है और आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा ब्रांड बनकर के उभरने वाले हैं। अगर परिस्थितियां जैसी रही तो मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं और निश्चित रूप से वो बड़े चैलेंजर भी होंगे अमित शाह के लिए। नरेंद्र मोदी को तो वो चैलेंज नहीं करने जा रहे, वो भी जानते हैं, अपनी परिस्थितियां भी जानते हैं, लेकिन अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। और ये भी होगा कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस और अपने परफॉर्मेंस के दम पर वो निश्चित रूप से अपने आप को सशक्त बनाएंगे और आने वाले वक्त में आपको ये चुनौती दिखाई देगी गुजराती लॉबी के सामने। जी। नहीं, आप दोनों ने एक बात बहुत बड़ी की कि योगी कहीं ना कहीं हावी होते जा रहे हैं। 4 जून के बाद दिन ब दिन उनकी शक्ति बढ़ रही है। हर तरह के फैसले लखनऊ में जो लिए जा रहे हैं उसमें गुजरात लॉबी का रोल कम होता जा रहा है, बल्कि जीरो हो गया है। सारे फैसले, चाहे चीफ सेक्रेटरी का चुनाव हो, डीजी का चुनाव हो, कप्तान बदलने हो, जिला अधिकारी बदलने हो, या किस तरह का भी फैसला करना हो, यहाँ तक कि ऐसा लोग जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब की चुनाव में किस उम्मीदवार को लड़ाना है, किसको टिकट देना, इसमें भी योगी जी की चलेगी, योगी की चलेगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अमित शाह जिनका एजेंडा था कि 4 जून के बाद हम योगी को हटा देंगे, योगी मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, वो अमित शाह अब आंख उठाकर लखनऊ की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मलिक साहब ने कहा कि ना सिर्फ पराजित हैं अमित शाह बल्कि घायल भी हैं, घायल भी हैं। और घायल आदमी थोड़ा सा जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक तलवार नहीं उठाता, ये उसकी समझदारी। प्रोफेसर साहब आप आए, मलिक साहब आप आए, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये जो शीत युद्ध है, पर्दे के पीछे जो तलवारें खींची है, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये सत्ता के शीर्ष की लड़ाई है कि मोदी के बाद कौन, शाह या योगी। और कहीं ना कहीं योगी भारी पड़ते हुए दिख रहे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश हारने के बाद, और ये भी एक अचंबा है कि बाबा और मजबूत हो गए, बहुत मजबूत हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की पराजय को माना गया है कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का ये हाल हुआ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मलिक साहब आप आए, खुलकर बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। दीपक जी आखिरी बात योगी जी के लिए, एक फिल्म का डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलिए साहब, एक तरफ बाजीगर है, एक तरफ मोदी जी का चाणक्य, देखते हैं असली चाणक्य कौन है, बाजीगर कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, मलिक साहब अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।